गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 में चैप्टर 3 सिविक्स का। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र आया, इस लोकतंत्र में हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या, व्हाई डू नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की, हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947। जब 1945 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले लंबे समय तक हमने क्या किया, अंग्रेजों की गुलामी से नहीं। और अंग्रेजों की गुलामी में लगभग 350 साल तक हम अंग्रेजों की गुलाम बन के रहे, या उनके प्रशासन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हम रहे। और जो जो उन्होंने जैसे नियम लगवाए वो हमने या उनको फॉलो किया, या जबरदस्ती जो माने ना माने हमें वो मानने पड़े। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों इनसे परेशान होकर हमें एक लोकतंत्र की जरूरत पड़ी, क्यों हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी, संसद की जरूरत पड़ी। तो ये सब चीजें तो सब लोग जानते ही हैं कि भाई जब किसी भी शासन व्यवस्था से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम दुखी और परेशान होते हैं तो कुछ नई चीजें हमारे दिमाग में क्रिएट होती हैं, कुछ नई डिमांड्स लोग आती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी चीजों की हमें आवश्यकता होगी, आविष्कार, इन्वेंशन उसके बाय डिफॉल्ट हो जाया करते हैं या लोगों के द्वारा कर लिए जाते हैं। तो इस दौर का जब भारत बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहा था, हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजों से नाराज थी, उनकी शासन व्यवस्था से दुखी थी, उनके नियम कानून निर्माण से वो परेशान थे। यहाँ पीजेंट मूवमेंट हो रहे थे, किसान आंदोलन हो रहे थे, किसानों की माली हालत खराब थी, क्योंकि ये लोग हमें इंडिगो की खेती कराने के लिए जो है परेशान करते थे कि नील की खेती करो, हमें चावल, जूट, कपास आदि की खेती करने के लिए परेशान करते थे कि वो मत करो। तो वो अपने यहाँ कॉटन की खेती करवाते थे, और हिंदुस्तान से जो कॉटन और इंडिगो होती थी उसको वो इम्पोर्ट करके और मैनचेस्टर और लिवरपूल की मिलों में ले जाके वहां पर कपड़ा बनाते थे, महंगे दामों पे हमें बेचते थे, सस्ते दामों में हमारा माल मटेरियल यहाँ से खरीद ले जाते थे। तो इससे त्रस्त थी जनता, दुखी थी, काले कानून थे उनके। और उस काले कानून से, जिस प्रकार का कानून जिसमें ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, मतलब ना हमारे पर अगर कोई नियम लगा दिया, हमें अरेस्ट कर लिया, तो ना तो हमें अपील करने का राइट होगा, ना हमें कोई दलील देने का कोई राइट होगा, और ना हम उसके लिए कुछ जो है ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया, तो सब कुछ झेलने के लिए हम मजबूर थे। इन शासन व्यवस्थाओं से दुखी होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एग्जिस्ट हुई 1850 में। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ तो उन्होंने एक बिल पारित किया और अंग्रेजों से कहा कि अगर हिंदुस्तान में आपको सरकार चलानी है और यहाँ की जनता की प्रॉब्लम समझनी होंगी, और उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको नियम कानून निर्माण करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने हमें एक्ट 1909 मतलब 1909 का एक अधिनियम बना के दिया। उसमें कुछ सहूलियतें दी कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या था, ऊंट के मुंह में जीरा था। ये बहुत ज्यादा हमारी प्रॉब्लम थी। उसका एक -1% टाइप का जो है ये एक्ट बना के इन्होंने दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को इससे दूर करेंगे। इंडियंस को जो चाहिए था वो इसमें नहीं मिला, ऑब्जेक्शन किया, और कई प्रकार के संघर्ष हुए, और कई प्रकार की रिवॉल्यूशनरी हुई, क्रांतियां हुई, और उन क्रांतियों के बाद उन्होंने एक्ट 1919 बनाया। 1919 का एक अधिनियम बनाया। उस 1919 के अधिनियम में इन्होंने एक मिनी पार्लियामेंट्री सिस्टम तैयार करके हमें सौंप दिया कि ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत जो सरकार नियम कानून बनाएगी उसके तहत शासन व्यवस्था होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें क्या था, इसमें सबसे बड़ी पंगा ये था कि इसके अंदर कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। जब 1999 एक्ट आया तो उस एक्ट में जब टोटल ऑफिसर्स कौन होंगे, ब्रिटिशर होंगे, तो ब्रिटिशर होंगे तो वो अपने तरीके से कानून निर्माण करेंगे, तो हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जनता ने इसका भी ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया। जब इसका ऑब्जेक्शन हुआ तो कई प्रकार की क्रांतियां हुई, और उस टाइम गांधी जी के सहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह है, बहुत सारे जो है रिवॉल्यूशनरी आंदोलन चले उस समय है। तो उन्होंने परेशान होकर अधिनियम 1935 मतलब एक्ट 1935 लागू किया। इसमें हमें कुछ इससे तो स्टूडेंट्स, एक्ट 1935 जो आया, और 1935 आने के बाद कुछ सहूलियतें हमें दी गई, और गांधी जी को भी लगने लगा कि भाई ठीक है, अंग्रेज हमारी बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब इसकी स्टडी करी तो पता लगा कि यार वास्तव में अंग्रेज जो चाहते हैं वही करते हैं, और हिंदुस्तानी जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं। तो इससे नाराज हुए। नाराज होने के बाद गांधी जी को पहली बार समझ में आया कि यार वास्तव में जो है सांप को कितना भी दूध पिला वो अंत आखिर जहर उगलता है। और गांधी जी को आखिर में बात समझ में आई, और उन्होंने कहा 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, और
वो आंदोलन अपना रूप लेता रहा और 1947 में जाकर हम आजाद हुए, अंग्रेजों की चंगुल से हम दूर हुए और इस प्रकार गांधी जी की मेहनत जो है रंग लाई। अब हम देखते हैं कि जब देश आजाद हो ही गया 1947 में, तो हमें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक संसद की जरूरत पड़ी जिसमें दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दो जो सदन थे, उनमें लोकसभा के जो सदस्य थे जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के द्वारा चुन के जाने लगे और जनता के द्वारा चुनकर वो गए हुए रिप्रेजेंटेटिव शासन चलाने लगे। यह शासन व्यवस्था बहुत शानदार शासन व्यवस्था कहलाई और वर्तमान में यही शासन व्यवस्था लागू है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य वो जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, वो तमाम विधानसभाएं जो होती है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलियों के द्वारा और इसके अलावा जो विधानसभा जो लोकसभा सदस्य उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वो प्रतिनिधि चुन के राज्यसभा में जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा में कभी भी ये सदन स्थगित नहीं किया जाता है, कभी भी ये जो है पूरा खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि 5 साल बाद में चुनाव होते हैं। तो किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं, तो 5 साल बाद में। लेकिन राज्यसभा में हर 2 साल में 2/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है, नए सदस्य ले लिए जाते हैं, इसलिए परमानेंट चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन, अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे? ये जाकर जनता की बात उठाते थे, उनकी कानून निर्माण की बात करते थे, जनता के हित परित की बात करते थे। अब फिर बताएंगे व्हाई शुड पीपल डिसाइड, वो डिसाइड क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जरूरत थी देश की आम जनता को, इसकी जरूरत थी, देश को जनता की जरूरत थी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्रिएट हुआ और रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासन चलाने लगा और लोकतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आई और लोकसभा राज्यसभा के द्वारा सदन बनकर कानून निर्माण होने लगे। देश की जनता का जैसा वो चाहती थी वैसा शासन व्यवस्था चलने लगी। इस प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे एग्जिस्ट हुआ। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, अब रोल क्या है? Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the and faith that the people of the India have and प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और इस प्रिंसिपल परिसिद्धांत के ऊपर बात होने लगी कि किस प्रकार हमारी पार्लियामेंट हमारे सिद्धांतों पे खरी उतरती है, लोगों की डिजायर के बारे में बात करती है और लोग क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या है, वो एक्सपेक्टेशन क्या देना चाहते हैं, वो उनकी भाव क्या है, उनके विचार क्या है, वो किस प्रकार अपनी बातों को सदन के सामने या पटल के सामने लाते हैं और किस प्रकार जनता की समस्याओं का समाधान होता है और सरकार चलाई जाती है। तो इंडिया गवर्नमेंट तो थी, वो संसद के द्वारा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो हमारे द्वारा चुन के भेजे गए वो हमारी बात रखते थे। वो 2/3 बहुमत के साथ जब ये मेजोरिटी के साथ पारित होता था, देन ये राज्यसभा में जाता था, राज्यसभा भी इसको पारित करके आगे भेजती थी, फिर राष्ट्रपति के पास में प्रेसिडेंट के पास जाता था, प्रेसिडेंट उसको फाइनल अप्रूवल देते थे, अपने सिग्नेचर करते थे, सिग्नेचर करने के बाद ये कानून का अमली जामा पहनता था और वो कानून बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल 2-3 कानून की बात करूं तो अभी जैसे आर्टिकल 370 जो धारा हटी जम्मू कश्मीर में, तो ये आर्टिकल फिर फाइनल बिल पारित हुआ, प्रेसिडेंट के साइन हुई, उसके बाद उस बिल को हटा दिया गया। इसके अलावा बात करें जैसे इस्लाम धर्म में जो 3 तलाक वाला जो बिल था, कि 3 तलाक बिल को जो है खत्म किया गया, क्योंकि वो भी समय के साथ जो है मांग के अनुसार जो चेंज करने वाला कानून था। इस प्रकार किसी भी कानून के दायरे में हम लाकर, अभी आपने लोकपाल बिल की बात, अन्ना हजारे ने जो रिलेशन किया था, क्रांति करी थी, तो लोकपाल बिल विधेयक पारित हुआ, तो उसमें जो है गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ उसका कानून निर्माण करी और लोकपाल विधेयक लागू किया गया। इस प्रकार हम तमाम इन व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हमें फाइनली ये लगता है कि बिना पार्लियामेंट्री सिस्टम के गवर्नमेंट को प्रॉपर रन नहीं किया जा सकता, प्रॉपर नहीं चलाया जा सकता। तो पार्लियामेंट्री संसद जो है वो बहुत जरूरी है। बिना संसद के ना कानून निर्माण हो सकते, ना जनता की समस्या सुनी जा सकती, ना जनता की प्रॉब्लम्स के कोई बहस हो सकती और ना अपने कोई ओपिनियन वहां रख सकते और जनता की डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है, जरूरी है। इसके बिना हम लोकतंत्र को अधूरा कर सकते हैं, डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है। डेमोक्रेसी की पहली शर्त में ही आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को एग्जिस्ट करना बताया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा ही हम प्रॉपर डेमोक्रेसी को रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आ गया होगा। बाकी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।